हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एनटीए बेस्ड। तो चलो हम लोग जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पीटर एफ ड्रकर नोटेड द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ऑप्शन देखते हैं। मार्केटिंग इज अ सब्सिडियरी कंपोनेंट ऑफ सेलिंग, नो। द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लूअस, करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ सेबी-टेम्पटर मीन्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेबी-टेम्पटर्स हमेशा ये बताता है कि लेट द बायर बिवेयर, तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। बायर शुड बी बिवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग। नेक्स्ट, अब देखो असर्शन है कि एट टाइम्स अ बिजनेस में फेस अ सिचुएशन वेयर इट हैज़ टू शट डाउन इट्स ऑपरेशन। कई बार ऐसे सिचुएशन होती है जब कंपनी को बैक टू बैक लॉस होता है, तो कंपनी को अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। एंड बेसिकली हम मानते हैं कि शट डाउन पॉइंट वो होना चाहिए जहां आप अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर ना कर पा रहे हो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की रिकवरी की बात नहीं होती, हमेशा बात होती है वेरिएबल कॉस्ट की। क्लियर? रीजन क्या है? इफ द रेवेन्यू इज लेस देन इट्स वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेशन शुड बी क्लोज डाउन। तो ये जो असर्शन और रीजन है, क्या ये करेक्ट है? हाँ करेक्ट है, कि अगर हमारा रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से कम आएगा तो उस केस में हमें अपना बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है। क्लियर? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट्स इज करेक्ट। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है, एंड रीजन इज अ राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, करंट मार्केट प्राइस गिवन है कंपनी के शेयर की, एंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर इज 4.5, मतलब D1 भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। इफ द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट कांस्टेंट रेट ऑफ 8%, तो शेयर होल्डर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी? ये भी हमने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास में। सिंपली फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाय MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर, प्लस ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो मेरे पास D1 दिया हुआ है 4.5, मेरे पास मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है 90, और ग्रोथ रेट कितना दिया? 8%, दैट इज 0.08। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, पहले इसको सॉल्व करो, प्लस कर दो 0.08, मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो हमारे पास आंसर आएगा 13%। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ देखो कोवेरियंस की बात कर रहा है, कोवेरियंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, दैट इज कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला अप्लाई कर दे। कोवेरियंस XY डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट वेरियंस x मल्टीप्लाई बाय वेरियंस y, और हमारे पास वेरियंस ना दे करके स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। ठीक, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। कोवेरियंस है 17.8 माइनस 17.8 है ये, डिवाइडेड बाय अंडर रूट हटा दे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, सीधे 6.6 मल्टीप्लाई बाय 4.2 कर दो। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा -0.642। डायरेक्टली सॉल्व करके देख लेना, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, न्यू रिफॉर्म इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन, येस, बैंकिंग कंसोलिडेशन, येस, बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी वर्क। फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, अगेन मैच करना है। अब देखो एग्रीकल्चरल इनकम आएगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में, LTC आएगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में, रेसिडेंट आएगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में, एंड लीव सैलरी का ये सेक्शन गलत दिया है, ये होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज डिसीजंस कम इन द एम्बिट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजंस। नेक्स्ट, SIDBI was set up as a subsidiary of IDBI to take over the functions of a small business financing of IDBI. नेक्स्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, FAO का हेडक्वार्टर है रोम में, एंड EU का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलेवेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। एंड सेकेंड रीजन दिया है, अ फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू इन इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लीवरेज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तो नो डाउट यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एकदम वैलिड है असर्शन के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, कि दोनों ही चीज़ें करेक्ट है, असर्शन भी एंड रीजन भी। नेक्स्ट, क्रेडिट वर्दिनेस स्कोर इन इंडिया रेंजेस बिटवीन 300 to 900।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द सम ऑफ परसीव टैंजिबल एंड इनटैंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू अ कस्टमर? इसका करेक्ट आंसर होगा कस्टमर वैल्यू। नेक्स्ट, सुगम इज ऑल्सो नोन एज ITR4। द एसेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किसकी वजह से होता है? ड्यू टू नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन। नेक्स्ट, which among the following institution is not a part of World Bank Group, IMF? Next, Chalapati Rao Committee was constituted for restructuring of regional rural banks in India. Next, a firm consumes 90,000 units of a certain item of raw material in its production process annually. इसकी कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 3 रुपीज़, कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर दिया है 300 एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दिया है 20% पर एनम। व्हाट इज द EOQ? अगर आप लोगों ने MCQs ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग देखा होगा तो आपको पता होगा कि EOQ का जो फॉर्मूला है वो है √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंजम्पशन कॉस्ट। तो हमारे पास एनुअल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 90,000, हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है 300 एंड कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जितना पर यूनिट कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 0.60। क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9487 यूनिट्स। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसमें GAV पूछा और लास्ट क्लास में हमने ये बताया था कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में विच एवर इज हायर, फिर इस हायर को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ और वो लेते हैं विच एवर इज लोअर, एंड फिर इस लोअर वैल्यू को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करके जो वैल्यू हायर आती है उसको हम अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बना देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4,80,000। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? चेक होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, बट म्यूचुअल फंड नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज इज केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये हमने अपनी GST की क्लास में बताया है जहां हमने GST के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कंडीशंस? मोनोपोली में हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हो सकता है, ओलिगोपोली में हो सकता है, बट परफेक्ट कंपटीशन में ये सिचुएशन कभी अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम RTGS एज वेल एज नेफ्ट? मतलब A and C इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, प्रोडक्ट A रिक्वायर्स 10 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ 5 पर kg। एक्चुअल कंजम्पशन कितना हुआ? 12 kg मटेरियल का, जो कि 6 रुपये पे मिल रहा है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अब देखो उसका फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 और यहाँ हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72 माइनस 22 इसका आंसर आएगा। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 22 अनफेवरेबल, क्योंकि हमें जहाँ पे कम मटेरियल यूज़ करना था हमने ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया है, तो ये कैसी सिचुएशन है? अनफेवरेबल। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 इज अलाउड अंडर टैक्स लॉज फॉर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर रेवेन्यू इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुडविल इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट? कैट गुडविल। चाहो तो इन चारों गुडविल के बारे में रीड कर लेना, बट सबसे बेस्ट होती है कैट गुडविल। नेक्स्ट, amount unutilized in capital gain account scheme for which exemption claimed under section 54 shall be treated as LTCG if अगर 3 साल एक्सपायर हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, तो फिर उस केस में उसको आपका इनकम बना करके उस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। क्लियर? एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग। देखो, साइबर क्राइम रिलेटेड है किससे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से। डॉक्ट्रिन ऑफ सेबिट इम्पिटर रिलेटेड है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। डिसऑनर ऑफ बिल रिलेटेड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। एंड पेटेंट एंड कॉपीराइट रिलेटेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट से। क्लियर? तो एज पर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3rd। क्लियर? अब देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से आपको ट्रिकी लगेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो। क्लियर? अब आज की क्लास में अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड अगर आपको आज का वीडियो प्रॉपरली समझ आया है, पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।